हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कैसा चल रहा है दरोगा की तैयारी। देखो भाई, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इसलिए बात करूंगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। बुक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या पढ़ना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। बुक की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्लास नोट्स पढ़ना चाहिए जो टीचर्स का होता है, जो टीचर्स के होते हैं इंस्टीट्यूट के, वो पढ़ना चाहिए या एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। देखो क्लास नोट्स, देखो मैं कहता हूँ क्लास नोट्स पढ़ना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए अगर आपको दरोगा निकालना है तो। बिहार दरोगा अगर आपको निकालना है तो आपको एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस देना होगा। कैसे देना होगा मैं बताता हूँ। देखो, अब प्रश्न आता है कि एनसीईआरटी कौन सा चैप्टर कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो देखो एनसीईआरटी होती है, आप बार बार सुनते हो कि 6 से 12 तक पढ़ो, 6 से 12 तक पढ़ो। देखो 6 से 12 तक इसमें 6 भी आता है, 7th भी आता है और 8th भी आता है। देखो ये तीन क्लास जो ऐसे है ना, इसको बेसिक माना जाता है, बेसिक, जिसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। अब देखो 2 से 3 साल आप तैयारी कर रहे हो तो बेसिक चीज तो अंडरस्टैंडिंग हो ही गया होगा। क्या बेसिक, जैसे बोला जाता है ना राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है, ये सब बोला जाती है। तो ये सब बेसिक जो है ना इसी में दिया रहता है, मतलब बेसिक बेसिक चीज दिया है, जो बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए ये दिया है। तो जो 2 से 3 साल से तैयारी कर रहे हो जिसका बेसिक क्लियर है वो इसको अवॉइड करो, ना पढ़े। 6, 7 और 8 क्लास ना पढ़े। तो पढ़े कहाँ से, हमें पढ़ना होगा 9th क्लास, हमको पढ़ना होगा 10th क्लास, हमको पढ़ना होगा 11th क्लास और हमको पढ़ना होगा 12th क्लास। ये चैप्टर्स को पढ़े, अच्छे से पढ़े। अगर आपको दरोगा निकालना है तो चैप्टर्स कौन कौन सा चैप्टर पढ़े, सब चैप्टर पढ़े, मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़े। साइंस को आपको पढ़ना ही होगा इसी से। साइंस के लिए मैं बताता हूँ, साइंस के लिए थोड़ा सा अलग है। साइंस हो गया जियोग्राफी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पॉलिटी, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट, ये सब पढ़ना चाहिए। साइंस देखो, साइंस आपको मोस्टली जानते हो ना, 9th और 10th वाले पढ़ो और या ये भी इंक्लूड कर लो। साइंस के लिए आपको 6 से 10 तक वाले तक पढ़ना होगा, और कुछ कुछ टॉपिक जो है ना वो आपको 12th वाले पढ़ने होंगे। अगर नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा भाई, 1-2 क्वेश्चन के लिए इतना लंबा चौड़ा साइंस नहीं पढ़ना, लेकिन आपको 9th और 10th तो पढ़ना ही पड़ेगा। साइंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और अदर सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री, हिस्ट्री, ये सब चैप्टर्स है ना, 9, 10, 11, 12 सब पढ़ना होगा। देखो हिस्ट्री के लिए भी बोला जाता है ना, हिस्ट्री के लिए भी 6, 7 और 8 पढ़ सकते हो, लेकिन उतना जरूरी नहीं है। आपको इतना भी अगर आप पढ़ लेते हो ना, इतना भी आप पढ़ लेते हो हिस्ट्री में तो काम चल जाएगा। समझ रहे हो ना आप, समझ रहे हो आप भाई। देखो एक चीज समझो, अगर आपने इतना चीज पढ़ लिया, इतना चीज अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या मैं एक एक क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, सारे प्रीवियस में क्वेश्चन लिया हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो मैं पेन ले लेता हूँ। देखो क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। देखो भाई, मैं बार बार तो मैं ही बताऊंगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना इसको अगर आपने समझ लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हो गया। तो आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी का 9th, 10th, 11th और 12th मस्ट है पढ़ना, मस्ट। अब आती है ना क्या सर मैं क्लास नोट्स पढ़ूं टीचर का। देखो क्लास नोट्स पढ़ सकते हो भाई, लेकिन क्लास नोट्स में सबसे बड़ी समस्या चीज होती है ना, जो कंटेंट होता है ना वो कंटेंट कभी इस बुक से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से डाल देते हैं और बच्चों को गुमराह कर देते हैं।
फालतू चीज बता दिया जाता है, इधर की बात उधर की बात, जो एग्जाम में पूछता ही नहीं है, ना कभी पूछेगा ना पूछता है, क्योंकि वो हमें पढ़ना नहीं है। मतलब अगर हमें बिहार दरोगा के लिए पढ़ रहे हैं और नोट्स को यूपीएससी लेवल तक लेके चला जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है कि कौन यूपीएससी लेवल तक है और कौन बिहार दरोगा के लिए है। ये बहुत जरूरी होता है। तो ये सब कंटेंट जो होती है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं समझते हो तो बहुत दिक्कत है। देखो फिर आप तो देखो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन सा बुक को कहाँ कहाँ कवर करना है, ठीक है। देखो मैं इरेज ले लेता हूँ। ये सब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अभी। देखो मैं ये सारे क्वेश्चंस अभी कराने वाला हूँ, आप देखना ना ये सब का। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ। देख लेता हूँ भाई रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है, मैं पता चला कहाँ रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा, तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा मुझे। देखो एनसीईआरटी की मैं बात करता हूँ। एनसीईआरटी मैंने बता दिया, अभी मैं बताऊंगा कि क्यों जरूरी है पढ़ना। मतलब कहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। एनसीईआरटी में आपको साइंस लेना है। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो देखो, साइंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको 6 वाले, 7, 8, 9 और 10 ये पढ़ लेना। अगर आप इतना भी नहीं पढ़ते हो तो ये पढ़ लेना भाई, ये तो मस्ट है पढ़ना, मस्ट है, मस्ट। स्टार दे दो, स्टार। एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट साइंस, ये आपको पढ़ना है। ये एनसीईआरटी से ही पढ़ना। आप कहोगे सर एनसीईआरटी से कैसे पढ़ेंगे, मुझे पास तो लुसेंट है, बहुत सारा वगैरह वगैरह मेरे पास नोट्स है, मैं उससे पढ़ लूंगा। अरे नहीं भाई, फालतू चीज नहीं पढ़ना है। मैं तो बोला एनसीईआरटी में वही चीज पढ़ना है जो सिलेबस में दिया है, सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ना है। अब मैं कहूंगा ना कैसे, देखो आप हिस्ट्री खोल के देखना पॉलिटी का। पॉलिटी में देखोगे ना, कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, आप देखोगे ना तो यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं। आप कहोगे सर क्यों ऐसे पूछते हैं, इतना ज्यादा क्यों पूछा जाता है। अरे भाई 11th के क्लास के चैप्टर में, 11th क्लास में सिलेबस में ही पढ़ना है, तो पूछेंगे ही यहाँ से, क्यों नहीं पूछा जाएगा, पढ़ना ही है ये। तो ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। यहाँ से देखोगे ना, देखोगे शिफ्ट में तो 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी में भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसको आप स्किप करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये नहीं कर सकते। तो इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब मैं देखो एक एक क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ। देखो इस क्वेश्चंस की बात करो, देखो इसमें क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये पता है। टाइप्स ऑफ मार्केट का क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट में ये कौन सा चैप्टर का है, ये 11th क्लास का है। 11th क्लास में क्या बोला गया है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित क्या विशेषताएं होती है। आपने पढ़ा होगा परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब होता है ना, वहां पे खरीदने वाले भी ज्यादा और बेचने वाले भी ज्यादा। मतलब जितना खरीदने वाले उतना ही बेचने वाले बहुत संख्या में होते हैं। तो बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मतलब बहुत संख्या में क्या होंगे, खरीदने वाले भी होते हैं और बहुत संख्या में बेचने वाले भी होते हैं। सभी फर्म में समान वस्तुएं बेची जाती है, बिल्कुल। जैसे अगर मान लो जैसे गेहूं, तो गेहूं ही बेचा जा रहा है, वहां पे सारे गेहूं बेचा जाएगा।
अगर चावल बेचा जा रहा है तो चावल ही बेचा जाएगा। इसलिए तो परफेक्ट कंपटीशन होता है एक दूसरे में। हर खरीदार और विक्रेता विक्रेता मूल्य लेने वाला, बिल्कुल तय होती है, प्राइस तय होती है। और तय जानते हो कौन करता है? कस्टमर और जो सेलर होता है ना, उसके बीच में ही तय हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। देख रहे हो ना क्वेश्चन कहां से पूछा गया है? इसका आंसर डी। आप देखोगे ना, ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में या लुसेंट में आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और जो लुसेंट का एमसीक्यू वाले जो है, जो बहुत सारे एमसीक्यू बनाया गया बुक का, और बाई ओल्ड वर्जन हो गया, उसकी क्वेश्चन का कोई वैल्यूएशन नहीं है। जैसे अब पहले क्या था, आज देखते हो ना 5G का जमाना आ गया, कुछ दिन बाद 6G का जमाना आ गया, 4G अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, 3G। अब 3G की कोई बात करता है? अभी नहीं। कुछ दिन बाद 4G की बात नहीं हो रहा, 4G का भी खत्म हो गया जमाना, 5G चल रहा है, 6G चल रहा है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, उस वैसे सिलेबस के अनुसार एग्जाम का पैटर्न भी तो बढ़ता है, उन्हीं अनुसार से हमें आगे बढ़ना होगा। तो आप जो से लुसेंट है, लुसेंट का जो बहुत सारे एमसीक्यू दिया हुआ है उसमें, मुझे नहीं लगता है कि उसको करने से कोई फायदा होगा। कोई फायदा नहीं, हम सिलेबस पढ़ लेंगे, उसको ना कभी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगले क्वेश्चन देखो, ये क्या है? ये क्लास ट्वेल्थ में पढ़ना था। क्लास ट्वेल्थ में क्या है? मार्जियल प्रोपर्टी ऑफ कैप्सेंट, ये है इसका। इसकी इसकी मतलब बात करोगे ना, अगर आपने 10 वस्तु बेचा और एक 11वां वस्तु बेच दिया, 10वां और 11वां के बीच का जो गैप होगा, यही होता है। इसी का फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है बी, होगा बी। समझ रहे हो ना? तो ये 12th क्लास का आप देखोगे तो सेकेंड चैप्टर है, इससे पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, मैं चैप्टर कराऊंगा यूट्यूब पे, मैंने 2 चैप्टर्स कराया अभी। देखो इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में किस संस्था को आरबीआई विनिमय नहीं करता? मतलब ना आरबीआई उसको रेगुलेट नहीं करता है, आरबीआई का उसे कोई लेना देना नहीं है। आवास और वित्त बैंक बिल्कुल करता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी करता है, जहां से आप लोन लेते हो, जैसे ऐप से आपने लोन लिया, कोई ऐप से आप लोन लेते हो, तो क्या आरबीआई उसको रेगुलेट नहीं करता है? करता है, इसको भी करता है। आरबीआई पता है इसको नहीं करता, निवेश संस्था को नहीं करता। जैसे आप एसआईपी करते हो, एसआईपी आप सुने होंगे, कोई बॉन्ड खरीदते हो, शेयर मार्केट से बेचते हो, खरीदते हो, ये करते हो, तो ये सब जितना भी शेयर मार्केट से निवेश उपकरण है, ये आरबीआई का काम नहीं है, आरबीआई ये नहीं करता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो करता कौन है? ये सब शेयर मार्केट वाला, आप नाम सुना होगा, सीबी, ये करता है। समझ रहे हो आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये पता है कौन सा? 10th स्टैंडर्ड में आप एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी का चैप्टर है, कौन सा चैप्टर? उपभोक्ता। उपभोक्ता का राइट्स जो है ना, ये चैप्टर्स पढ़ना है। इसमें देखो क्या बोला गया है, उपभोक्ता जिस अधिकार के तहत वस्तु और सेवाओं के निर्माताओं पैकेज पर सूचना दर्शाते हैं, वो क्या होती है? सूचना का अधिकार होगा। जैसे मान लो भाई आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, तो जो लैपटॉप कंपनी होगी ना, वो सारा सूचना आपको अवेलेबल करा देगा कि इसमें ये डिस्क्रिप्शन होगा, इसमें ये होगा, फीचर्स होंगे, ये होंगे, दिस होंगे, दैट होंगे, सब करा देता है। तो कौन? किसके अधिकार के तहत? सूचना के अधिकार के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत क्या करा देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। देख रहे हो ना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। देखो ये क्वेश्चन पता है 11th क्लास का मैंने यूट्यूब पे करा भी दिया, आप देख लेना यूट्यूब पे। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाया कब जाता है? देखो आप जब पढ़ा होगा 1991 में, तो 1991 में क्या हुआ था? सबसे इम्पोर्टेंट था, डॉलर की कमी हो गई थी, मतलब आर्थिक संकट आ गया था, किसका? मुद्रा का। तो इसमें हमने, गवर्नमेंट ने क्या लाया था? एलपीजी लाया था, एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या हुआ था? रुकावटें और प्रतिबंध को हटा दिया था। किसमें? उदारीकरण में। वैश्वीकरण में नहीं। वैश्वीकरण क्या होती है? इंडिया को विश्व स्तर पे जोड़ देना, इकोनॉमिक्स को, मतलब हमारे अर्थव्यवस्था, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना,
वैश्वीकरण कहलाता है। निजीकरण क्या कहलाता है? जो सरकारी जो कंपनियां होती है उसको निजीकरण कर देना, प्राइवेट के हाथों में सौंप देना। जैसे अभी आप देखोगे ना, पीएसयू कंपनी है तो ये प्राइवेट हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदारीकरण। क्लियर? हाँ देखो ये क्या है, देखो ये करंट अफेयर से भी आप इसको जोड़ सकते हो, नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में। मैंने इकोनॉमिक्स में इसलिए लिया हूँ क्योंकि एक चैप्टर 10th में पढ़ना है, डेवलपमेंट किसका? ह्यूमन का। तो ह्यूमन का डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है? मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित कौन करता है? कौन करता है? यूएनडीपी। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। और भी इंडेक्स है, लेकिन यूएनडीपी क्यों पूछा? क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है डेवलपमेंट जिसका नाम है विकास, देख लेना, वहां से एक क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त विकास राष्ट्रक्रम, जिसको इंग्लिश में यूएनडीपी बोलते हैं। ये आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है, मैं बताऊंगा। देखो हाँ, ये पता है 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसमें क्या बोला गया है? कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। देखो कच्चा माल जो होती है ना, रॉ मटेरियल होती है, वो कच्चा माल में ही आता है। कच्चा माल में ही आता है, किसमें? स्थिर पूंजी में, फिक्स्ड कैपिटल में नहीं। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? पैसा, पैसा फिक्स्ड कैपिटल है। कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी में हम लोग इसको ऐड करेंगे। मानव पूंजी नहीं, मानव पूंजी में पता है एजुकेशन आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, ये सब आ जाता है। ये मानव कैपिटल होती है, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स, जो भी स्किल्स आप सीखते हो सब मानव मानव पूंजी है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। प्राकृतिक संसाधन में नहीं, प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन का तो एक है कच्चा माल जिसको हम लोग लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यशील पूंजी। बिल्कुल। देखो यदि सीमांत, देखो ये कहाँ का है? 12th क्लास का चैप्टर का है, पढ़ना, इसी में पढ़ना है ये। देखो इसमें क्या बोला गया है कि आपको गुणक निकालना है, गुणक के निकालना जाता है। इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है 1/1 एमपीसी। यहाँ से आप इसको रखोगे 1/एमपीसी का, देखो वैल्यू दिया गया है 0.8। इसको आप जब सोल्व करोगे ना तो आंसर 5 आएगा। क्या लूसेंट में मिल जाएगा ये, या किसी के नोट्स में, टीचर के नोट्स में मिल जाएगा? अरे नहीं मिलेगा, मैं बोल तो रहा हूँ। इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है भाई। जो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेगा उसका दरोगा निकल जाएगा। और फालतू चीज करोगे यूट्यूब पे, इधर उधर की बातें पढ़ोगे, कोई फायदा नहीं मिलने वाला, मैं बोल दे रहा हूँ। देखो ये नेशनल इनकम से पूछा गया है, मैंने करा दिया है नेशनल इनकम से। पता है ये कहाँ पढ़ना है? 12th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ना है। देखो राष्ट्रीय आय बराबर क्या होती है? राष्ट्रीय आय किसको बोला जाता है? देखो सबसे पहले राष्ट्रीय आय क्या होती है समझ लेते हैं। ऐसे तो मैंने डिटेल में समझाया है। राष्ट्रीय क्या होती है? किसी देश के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है वही राष्ट्रीय आय होता है। लेकिन किसके द्वारा राष्ट्रीय आय को मेजर किया जाता है? तो सबसे अच्छा होता है एनएनपी ऑफ फैक्टर कॉस्ट के द्वारा इसमें मेजर करते हैं, यही होता है इसका। यही नेशनल इनकम होती है, सबसे नेट नेशनल इनकम जो होती है यही होती है, इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होती है ना, नेट नेशनल नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होती है ना, इसमें वो चीज हम लोग को कंसीडर कर देते हैं, जैसे टैक्स वगैरह को हटा दिया जाता है, सब्सिडी को ले लिया जाता है, मतलब आसानी से हम एक्चुअल, देख रहे हो ना, एक्चुअल नेट इनकम हम लोग को पता चल जाता है किसका? देश का। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेट इनकम जो है ना, एनएनपी ऑफ फैक्टर कॉस्ट, इस पे मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन किसका है? द्वितीयक स्रोत से पूछा गया। आपने सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा होगा, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा। इसमें 10th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर शायद है उसमें। इसमें क्या बोला गया? स्रोत के स्रोत है सरकारी रिपोर्ट। सरकारी रिपोर्ट कहाँ पे छपता है? पेपर में, न्यूज में। तो न्यूज में छपता है तो न्यूज भी तो बाहर आती है, तो ये सरकारी रिपोर्ट सेकेंडरी सोर्स हो गया। समाचार पत्र पेपर में, ये भी। पुस्तकें पेपर हो गया, कहाँ से बनेगी? प्राइमरी, जैसे पेड़ पौधे कटती है उसके बाद ही तो न्यूज पेपर बनता है। वेबसाइट, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, बेसिक्स क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है।
मतलब जो जिसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा डील कर लीजिए, नहीं तो आप गलत कर दोगे क्वेश्चन। देखो व्यवसायिक बैंकों का कार्य, देखो एक तो होती है आरबीआई, इसमें आरबीआई का बात नहीं पूछा गया कि आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है, नहीं पूछा गया व्यवसायिक बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक का मुख्य कार्य क्या है। सरकारों के बैंक है, बिल्कुल सरकार का तो बैंक है, जैसे एसबीआई सरकार का बैंक है, लेकिन मुख्य कार्य क्या है, क्या करता है बैंक, पैसा को जमा करता है और ऋण देता है, यही तो इसका मुख्य कार्य है, यही ना करता है जी। अगर आप बैंक में अकाउंट खुलाते हो तो क्या करती है बैंक वाले, आपका पैसा स्वीकार करेंगे और लोन देंगे, यही ना, बिल्कुल। देखो ये भी उसी का चैप्टर है जो आपने उदारीकरण वाला एक क्वेश्चन पढ़ा था, देखो इससे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या बोला है कि भारत में आर्थिक सुधार का मुख्य तत्कालीन कारण, देखो यहाँ पे समझो मुख्य तत्कालीन कारण क्या था। देखो राजकोषीय घाटा भी हुआ था उस समय, गरीबी भी बहुत तेज थी, मुद्रास्फीति भी बहुत थी, लेकिन मुख्य कारण क्या था भाई, मुख्य कारण था डॉलर की कमी आ जाना, जिसके कारण भुगतान का जो संकट था ना वो अनबैलेंस हो गया था। जो पेमेंट सिस्टम था, जैसे हम भारत कोई देश से तेल खरीद रहा हो या कोई और चीज खरीद रहा हो तो कहाँ से खरीद पाएगा, पैसा ही नहीं था, पैसा नहीं डॉलर नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हम जाएंगे सी पे, भुगतान संतुलन संकट। अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि मुख्य तत्कालीन कारण मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं कारण लिख देता हूँ, कारण सिर्फ यहाँ पे कारण क्या था तो सब था, राजकोषीय घाटा भी पूरी तरीका से हो चुका था, गरीबी भी थी, भुगतान संतुलन भी था, मुद्रास्फीति था। अगर मैं ऑल ऑफ दीज भी जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुख्य कारण पूछा गया है, समझ रहे हो ना। देखो राजकोषीय घाटा क्या होती है, राजकोषीय घाटा होती है ना, सरकार अगर 100 रुपया कमाया और 200 रुपया खर्च कर दिया, गैप देखो कितना हो गया, 100 रुपया का, यही राजकोषीय घाटा हो गया, राजकोषीय घाटा, समझ गया। देख रहे हो ना क्वेश्चन का लेवल कैसे पूछ रहे हैं, तो यही था। तो मैंने पूरा अच्छे से करा दिया भाई, आप देख लो कितने अच्छे से मैंने कराया है। तो आप वीडियो को लाइक कर देना भाई, यहाँ तक आप अगर पहुंच चुके हो तो। धन्यवाद, थैंक यू भाई।